तो अब तक हमने मैग्नेटिक मटेरियल की एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए थे जो एक्सरसाइज में उन्होंने दिए हैं। अब इसके बाद वाला पार्ट है द MCQs ऑफ दिस चैप्टर। MCQs हालांकि कुछ MCQs बहुत ही सिंपल है और लगभग यही लेवल अब तक पूछी गई है आपके CET एग्ज़ाम में। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट MCQ। फर्स्ट MCQ ये कहता है अ मैग्नेटिक नीडल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, और ऑप्शन दिए हैं फोर्स एंड टॉर्क, टॉर्क बट नॉट फोर्स, फोर्स बट नॉट टॉर्क, नाइदर टॉर्क नॉर फोर्स। देखो इसमें जो है ना नीडल है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक नीडल हमने रखी है एक मैग्नेटिक फील्ड में, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग है। तो ऑब्वियसली ये जो मैग्नेटिक फोर्सेस जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, दोनों पोल्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्सेस रहेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। पर क्या ये मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू बी, वेयर M इज पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ निडल की दोनों जगह सेम है, बट मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह सेम नहीं है। इसके कारण दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल नहीं है। ऑफ कोर्स अपोजिट तो रहेंगे वो, बट फोर्सेस इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि देयर इज नो कैंसलेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं हो रहा है, एंड हेंस देयर इज सम रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द निडल। नाउ व्हाट अबाउट टॉर्क? यस, टॉर्क भी रहेगा। अगर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, देयर विल बी सम रिजल्टेंट फोर्स, एंड एज द निडल इज हिंज्ड एट दिस पॉइंट, it can rotate about the axis of rotation, so there must be some torque acting on the needle. of course ये दो टॉर्क एक्ट हो रहे हैं, एक टॉर्क इस फोर्स की वजह से, दूसरा टॉर्क इस फोर्स की वजह से, बट वी कैन नॉट कॉल इट एज कपल, क्योंकि कपल की कंडीशन क्या है? दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के चाहिए। यहाँ पे फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, हेंस वी कैन नॉट कॉल इट एज कपल। बट यहाँ पे फोर्स भी है और टॉर्क भी है। सो इसका जो आंसर है दैट इज ए, force and torque, option A. Then next question number 2. If a circular coil of area A, number of turns n, carries current I, then it is equivalent to magnetic dipole moment of, ये थियरी है और ये थियरी हमने देख ली है। सो अगर एक कॉइल है, सो एक कॉइल में एक ही टर्न है, सो देन इट इज हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू I इंटू A. But if that coil is having n number of turns, so the magnetic moment can be given by NIA. तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन B. नेक्स्ट, ये था सेकंड क्वेश्चन। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को लाइटली मत लो। ऑफ कोर्स आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो, बट इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे या फिर आ सकते हैं इन बोर्ड्स एज वेल एज इन CET। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो यार, यहाँ पे भले ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा है, ये क्या पूछ रहे हैं, तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यूनिट लगभग सिमिलर लगता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये है इसका आंसर। तो आंसर एम्पियर मीटर स्क्वायर कहाँ पे दिया है? यस, इट इज ऑप्शन ए, थर्ड का ऑप्शन ए। पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है एम्पियर मीटर। मैग्नेटाइजेशन का यूनिट है एम्पियर पर मीटर। एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इसे कई बार कहते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी यानी कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना यानी H, उसका भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है। सो यूनिट में थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया आपका, तो शायद ऐसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे सकते हो। इसीलिए ज़रा ध्यान दे के आंसर लिखना, ज़रा प्रॉपरली याद करो कि क्या एग्जैक्ट यूनिट है और उसके बाद ही इसे
लिखो। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। मैग्नेट हैज़ एम, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे दिया है। मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ये डाइपोल मोमेंट है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर। देन पोल स्ट्रेंथ इज, इसकी पोल स्ट्रेंथ पूछी है। तो इससे पहले अब ये क्वेश्चन बन जाता है, ये 11th का जो मैग्नेटिज्म है उसका ये क्वेश्चन बन जाता है। सो फॉर अ बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, अब यहाँ पे मैं स्मॉल m को यूज़ कर रहा हूँ एज अ पोल स्ट्रेंथ। सो फॉर अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। लेट मी सी यहाँ पे क्या इंडिकेट किया है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट्स लेंथ। तो यहाँ पे इट्स लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे इसको मैग्नेटिक लेंथ ही कंसिडर करेंगे। सो m इंटू मैग्नेटिक लेंथ, यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो होता है, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो नाउ यहाँ पे पूछा है पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है आपका 10 एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। आपका जो आंसर है वो है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रखना, नहीं, क्या है यूनिट, एम्पियर मीटर। सो पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो है एम्पियर मीटर और आंसर आ रहा है 10। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, इट इज़ ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये थे पहले 4 क्वेश्चन। अब यूनिट ज़रा ध्यान से देखना भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपका और गड़बड़ हो सकती है। और अगर स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम में आप यूनिट में कुछ भी गड़बड़ कर देते हो तो आपका आधा या फिर 1 मार्क कटने की संभावना है। तो यूनिट में थोड़ा केयरफुल रहना। चलो, ये हो गए 4 क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ स्पीड 6.8 into 10⁻15 rps यानी रिवोल्यूशंस पर सेकंड इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है I इंटू ए। यहाँ पे करंट जो है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे जो समय लग रहा है, लेट अस अज्यूम कि वो टाइम है t। सो I करंट इज E अपॉन टी। टी क्या है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा, तो यहाँ पे 2 पाई r अपॉन v की ज़रूरत नहीं है, वो हमें इस वाले एग्जाम्पल में ज़रूरत है। परंतु यहाँ पे 1 अपॉन टी जो है, सो 1 अपॉन टी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड एंड रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड को हम लेंगे फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे दी है। सो E इंटू एफ। सो I इज़ E इंटू एफ। नाउ E इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे वो दी है 6.8 इंटू 10⁻15 rps। दिस इज़ योर करंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज़ I इंटू ए। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। वी कैन राइट हियर पाई आर स्क्वायर। ऑफ कोर्स रेडियस शुड बी इन मीटर। सो 1.6 इंटू 10⁻19 6.8 इंटू 10⁻15 पाई यानी 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। सो 0.53 इंटू 0.53 एंड इसको हम 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। सो इट इज़ 10⁻20। और अगर ये कैलकुलेशंस आप करते हो तो जो आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो अराउंड आ रहा है 9.53 9.5 इंटू 10⁻, मेरी जो पावर यहाँ पे बन रही है दैट इज़ -24। सो ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास है? यस, ऐसा एक ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन थोड़े ज़्यादा क्लोज हैं, तो फिर भी मेरा जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज़, अब ये जो कैलकुलेशन में ये जो आंसर है ना 9.59 आ रहा है। तो 9.59 का मतलब है ये है ऑप्शन डी विच इज़ वेरी क्लोज टू 9.6।
तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रा अच्छे से फिर से एक बार कंफर्म करो क्या यही आंसर आ रहा है, और कोई कंसेप्ट में डाउट है तो वो आप मुझे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ कैलकुलेशंस आपको कंफर्म करने हैं क्या सही में यही आंसर आ रहा है या नहीं। बढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिखा है I × A, लेकिन वहाँ पे तो कुछ अलग ही ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो उसे हमने डिराइव किया है। आपको पता है क्या एक्सप्रेशन आता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज I × A. नाउ हियर this time, the time can be written as t is 2 pi r upon velocity v. Time is distance upon velocity. So now I is e upon t, e upon 2 pi r, और ये velocity ऊपर जाएगा ev upon 2 pi r. Magnetic moment is I × A. A is area of that coil. ये वाली coil या फिर आप बोल सकते हो ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट का ये एरिया है। So I is EV upon 2 pi r multiplied by area is pi r square. So ये pi r square का एक r कैंसिल हो जाएगा and we have EVR upon 2. This is your magnetic moment of electron. तो either अब डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है या फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना है, डिपेंड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दी है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्टली E × F इज करंट एंड × pi r square विल गिव यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और अगर इस तरह की जानकारी दी है कि वेलोसिटी दी है, रेडियस दी है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं दी है और ना ही टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दिया है, इन दैट केस आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें उन्होंने सिर्फ गायरो मैग्नेटिक रेशो की वैल्यू पूछी है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है कि नहीं कंफर्म करना, और नहीं दी है तो उसे कैलकुलेट करके कंफर्म करो कि क्या वैल्यू आ रही है। फाइंड आउट वेयर इट इज़ गिवन। गायरो मैग्नेटिक रेशो कहाँ दिया है मैं बता देता हूँ, जहाँ पे ये डेरिवेशन है ना उसी के आसपास ये वैल्यू भी उन्होंने दी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बट अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में तो प्लीज़ आस्क। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 3 क्वेश्चंस आपके सामने है, उससे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 है। An electron revolves around the nucleus in orbit of radius 0.5 angstrom with frequency 10⁻10 MHz. Find the magnetic moment. हालांकि वर्डिंग्स थोड़े से बहुत अलग रहेंगे, मैं एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ कट करके, सो दैट मेरा बोर्ड बच जाए, सेविंग थोड़ी जगह की हो जाएगी। एनीवे, रेडियस दी है, फ्रीक्वेंसी दी है और पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है m = I a। नाउ I is equal to E into F. I is E into F. So that's why magnetic moment E F into area is pi r square. 1.6 into 10⁻19 pi है आपका 3.14, सॉरी पाई नहीं, फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी इज 10⁻10 इंटू पाई इज 3.14 और रेडियस का स्क्वायर यानी 5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। मैं कैलकुलेशंस आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बट फिर भी जो आंसर यहाँ पे मुझे मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 8, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, लेट मी सी, 12.56 इंटू 10⁻24। ये आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चलिए फिर ये जो है ना, ये ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 8 का, आई थिंक ओके, सो ये ऑप्शन है ए। बेसिकली आंसर जो दिया है ना वो है 1.256 इंटू 10⁻23, बट एनीवे मैंने पूरा आंसर नहीं लिखा है, बट ऑप्शन है आपका ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 3 इंटू 10⁻4। इट इज प्लेस इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 4 इंटू 10⁻4 एम्पियर पर मीटर। हाँ, अब देखो क्या पूछा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी दी है यानी x,
मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 4 × 10⁻⁴ यानी H दिया है एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कैपिटल M पूछा है. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड H? So we know that M and H are related as M is equal to susceptibility into H. ये पूछा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी M पूछा है, ससेप्टिबिलिटी X is given and it is 3 × 10⁻⁴. H दिया है 4 × 10⁻⁴. So I am writing all these values 3 × 10⁻⁴ into 4 × 10⁻⁴. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आ रही है 3 × 4 12 एम्पियर पर मीटर. यूनिट ऑफ H एंड M इज सेम. सो यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है इट इज़ ऑप्शन सी. याद रखना, ऑप्शन मत याद रखना, कैसे सॉल्व किया ये याद रखना. एंड सिंबल्स का मीनिंग देखो, प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एम्पियर पर मीटर है तो H वैल्यू दी है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिया है, पूछा है. सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है M. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पूछते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मेंशन करते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में H हम लेंगे. H का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसको दूसरा वर्ड है मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड देने के दो तरीके हैं, आइदर यू गिव इट इन टेस्ला यानी B की वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी, और यू गिव इट इन एम्पियर पर मीटर यानी यहाँ पे H की वैल्यू दी जाएगी. तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी हो सकता है, लेकिन इसे क्लियर कर लो कि क्या मैंने अभी बोला है. ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड टेस्ला में दिया जाता है सर, उन्होंने वैल्यू दी है B की. मैग्नेटाइजिंग फील्ड एम्पियर पर मीटर में अगर उन्होंने दिया है तो उन्होंने वैल्यू दी है H की. इसे याद रखना. नाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फिर से कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है. सो मैग्नेटाइजेशन है ना, तो मैग्नेटाइजेशन यानी M उन्होंने दिया है, कैपिटल M दिया है यानी दे वांट कैपिटल M. इसे याद रखना. ओके, तो बढ़ते हैं आगे. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. आयरन रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, diameter 1 centimeter is placed in solenoid having 600 turns. Relative permeability is 1000. If current is 0.5 ampere, magnetization of the rod is given by M is equal to susceptibility into H. Similar to this problem. परंतु यहाँ पे आपको डेरिवेशन याद होगा, तो मैंने वो कहा भी था कि उस डेरिवेशन की हर एक स्टेप आपको पता होनी चाहिए. सो क्या यहाँ पे H दिया है? H कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है. सो अगर आपको वो डेरिवेशन याद है, उस डेरिवेशन में ध्यान से देखना कि H इज इक्वल टू N इंटू आई. H इज इक्वल टू N इंटू आई. और एक चीज़, ससेप्टिबिलिटी नहीं दी है, परंतु आपको एक याद होगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी. 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज रिलेटिव परमिएबिलिटी. सो म्यू ससेप्टिबिलिटी रहेगी आपकी म्यू आर -1. सो म्यू आर है आपका 1000 -1, सो 999. दिस इज योर ससेप्टिबिलिटी. याद रखना, ठीक है. ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू मिल गई. व्हाट इज एन? सोलेनॉइड में जो एन है दैट इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो देखो अभी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके 600 और लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर. सो एन इज, अब देखो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं. ससेप्टिबिलिटी आपकी कितनी आ गई 999. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली दिए है, वहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इतना है, सिर्फ बोला है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी उन्होंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए हैं. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 600 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर. याद रखना जब आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे ना, सो इट शुड बी नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. तो दिस 20 सेंटीमीटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर. तो ये आ जाएगा 0.2 इनटू करंट आपका है 0.5. हाँ जी, तो अब बोलो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा ये. सो 999 इंटू 3000 इंटू 0.5 यानी 1/2. तो ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो और इसके लिए लॉग टेबल की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना,
यार ये आंसर है ना 1500 के आसपास ही आएगा। लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन आपको मिलना चाहिए दैट इज़, कर लो आप कंफर्म। अब मेरे पास आंसर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट इसका आंसर आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, कैलकुलेशंस करके मुझे आंसर बता देना, पक्का मैं मार्क करके रख दूंगा, ठीक है। सो दिस आर क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। हाँ, यहाँ पे बस ये समझना ज़रूरी था कि ये करना कैसे है। तो करना कुछ नहीं था, उन्होंने मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड पूछा है। मैग्नेटाइजेशन इज x इंटू एच। एक्स इज ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और h दोनों ही डायरेक्टली न्यूमेरिकल में दिए नहीं हैं, इसे आप अच्छी तरह से सुन लो। तो ससेप्टिबिलिटी के लिए उन्होंने क्या दिया है, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, तो वो डेरिवेशन में आपको याद होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो डेरिवेशन की हर एक स्टेप आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। So 1 plus susceptibility is relative permeability. So susceptibility is relative permeability minus 1, तो 1000 minus 1 that is 9 तो relative susceptibility हमने निकाल ली। उसके बाद हमें चाहिए था h, तो फिर से उसी डेरिवेशन में एक जगह पे एक पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन किया, पैराग्राफ में, कि h is n into I, where n is number of turns per unit length into I। बस ये वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और m की वैल्यू निकालनी है। लेट मी नो द ऑप्शन प्लीज़, ऑप्शंस आप मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और वो मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, बट मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इन अ मटेरियल आर फाउंड टू बी, B और H की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दी है। सो B की वैल्यू है 1.6 टेस्ला एंड H की वैल्यू जो है वो है 1000 एम्पियर पर मीटर। यस, द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल विल बी। रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछी है और ससेप्टिबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, ये रिलेशन है कुछ इस प्रकार से कि B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, वेयर म्यू इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो ये म्यू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी यानी क्या होता है, ध्यान दें, म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू एच। बी इज म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू एच। ये फाइनल स्टेटमेंट आपको याद होगी उस डेरिवेशन की। कौन सा डेरिवेशन, टॉपिक का नाम है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये डेरिवेशन के मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कई सारी स्टेप्स के ऊपर, उसमें जो स्टेप्स हैं उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। सो B इज म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू एच। सो अब B दिया है, H दिया है, पूछा है म्यू आर। सो म्यू आर इज इक्वल टू B अपॉन म्यू ज़ीरो एच। B जो है आपका वो है 1.6 डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो जो है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एच जो है वो 10⁻³ है, क्योंकि 1000 को मैंने 10⁻³ लिख दिया। सो इट इज़ 1.6 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा और ये 0.4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय पाई। इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ 4 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.14। तो ये जो डिवीज़न है ना, हाँ जी, अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूँ तो क्या मुझे ये डिवीज़न करने की ज़रूरत है एग्जैक्टली? नहीं, एग्जैक्ट डिवीज़न मुझे करने की ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है अगर मैं ऑप्शंस को प्रॉपरली देख सकता हूँ तो। बट यहाँ पे गड़बड़ है यार, नहीं वो गड़बड़ भी नहीं है, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से कि आंसर जो है ना ये इट विल बी ग्रेटर देन 1। सो 1.2 समथिंग समथिंग एंड इंटू 10⁻³ 1.2 समथिंग समथिंग इंटू 10⁻³, यानी इसे आप पकड़ लो 1200, ठीक है। ये आ गई आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन, अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल में हमने देख लिया था। तो वो ये था कि 1 + x, उसको हमने कहा था रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी x से बस 1 से ग्रेटर रहेगी। सो म्यू आर जो है
वो रहेगा 1201। मैं बस एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ, बट यहाँ से मुझे एक अंदाज़ा आ जाता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी जो है ना वो 12 समथिंग समथिंग रहेगी, और ससेप्टिबिलिटी जो है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, सॉरी ये मैंने रिलेटिव परमेबिलिटी निकाली है, इट विल बी लेस देन 1, तो वो आ जाएगी 1199 के आसपास। यानी यहाँ पे दोनों की अगर हम पावर की बात करें 10 की पावर की, सो वो दोनों में 10 की पावर 3 रहेगी, ठीक है, याद रखना दोनों में 10 की पावर, अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ तो दोनों में 10 की पावर 3 रहेगी। अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है ए, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शंस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों सी एंड डी अगर मैं देखता हूँ तो उसमें 10⁻², है, और इधर में अगर देखूँ तो बी में भी 10⁻² ही ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शंस में 10⁻³ चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, जहाँ पे 10⁻³ में उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड में 1 का डिफरेंस है, और वही तो रिलेशन है रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में। तो बस ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बन जाना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिक लगा कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं, हाँ, बट यहाँ तक आपको आना पड़ेगा, ये वाले स्टेप तक आपको आना पड़ेगा यूजिंग दिस रिलेशन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H 3 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B 12 πt, और यहाँ पे उन्होंने पूछी है रिलेटिव परमेबिलिटी। वहीं से हम सेम रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो यहाँ पे है। सो μr इज इक्वल टू B अपॉन μ0H। सो देखते हैं B कितना आ रहा है आपका 12 पाई, μ0 है आपका 4 पाई इंटू H इज़ 3 × 10⁻³ सॉरी, और ये बेसिकली 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रहेगा, तो इंटू 10⁻⁻7 में यहाँ लिख देता हूँ, तो ये रह जाएगा 3 कैंसिल, और ये रह जाएगा 10⁻⁴। सो μr इज़ 10⁻⁴, ये आपका आंसर रहेगा। ऐसा कुछ है आपके पास यहाँ पे? यस, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन जो है वो मुझे मिल रहा है ऑप्शन बी। तो यहाँ तक आने के बाद ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो एक ही डेरिवेशन है वो कितना ज़रूरी है, और उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। इफ़ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज 2000, इट्स एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन SI यूनिट इज, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू इज गिवन बाय μr इंटू μ0। सो μr है आपका 2000 एंड μ0 की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सो ये 2 × 4 8 पाई हो जाएगा, और ये 0 और ये 10⁻⁷, तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। दिस इज़ वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास 12 में? यस, 8 पाई इंटू 10⁻⁻4, तो ये बन रहा है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 10 ampere meter square has cross sectional area 2.5 into 10⁻⁴ meter square. If magnetization of that magnet is 10⁻⁶ ampere per meter, then length of the magnet is। अब आपको याद होगा कि मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट दिया है आपका 10 और वॉल्यूम है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो लेंथ पूछी है और m दिया है, सो L इज 10 अपॉन a इंटू एम। 10 क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा यूनिट में ही दिया है लकीली, तो कैलकुलेशंस आपके इजी हो जाते हैं। और m की जो वैल्यू है यहाँ पे वो दी है 10⁻⁶। तो ये 10 अपॉन 2.4 जो है ना वो आ जाता है आपका 4 डिवाइडेड बाय 10⁻²। तो ये 4 इंटू 10⁻⁻2, ये आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का। सो मीटर में
और ये रहेगा आंसर मीटर में, तो ये 0.04 मीटर या फिर 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे दोनों ऑप्शंस दिए हैं कि यहाँ पे नहीं, ये है ऑप्शन सी ओनली। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स में। थोड़े सिम्बॉल्स में बस यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, स्मॉल एम कैपिटल एम, बट एनीवे इसको ज़रा आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो ये थे अप टू क्वेश्चन नंबर 14। बाकी एमसीक्यूज़ मैं नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए इसको ज़रा अच्छे से पढ़ लेना।